अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 990 MDC CNC मिलिंग कंट्रोलर की जो दोस्त प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है। और जो दोस्त हमारे ऑलरेडी CNC प्रोग्रामिंग को जानते हैं तो उन्हें भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले CNC कंट्रोलर के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो जो भी नया यूज़र या पुराना यूज़र जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग को जानता है और उसके लिए इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये हमारा CNC मशीन का स्पिंडल है, ये एंड मिल कटर हमने जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये हमारी CNC मशीन का बेड है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो CNC मशीन जिस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? XYZ एक्सिस को हम यूज़ करते हैं मशीन में साइजेस देने के लिए। तो मशीन कोऑर्डिनेट्स XYZ इस कॉर्नर पर नॉर्मली हर मशीन के होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये हमारा X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, और यहाँ पे हम इमेजिनी Z एक्सिस जो कटर के अलोंग होता है वो Z एक्सिस होता है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को हम यहाँ पर मूव करें तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि ये हमारा X एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा Z एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मशीन के कोऑर्डिनेट हैं। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है कि मशीन कोऑर्डिनेट्स के आगे ही हम फर्दर काम कर सकते हैं। जब तक हमें मशीन कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता होगा हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स पर काम नहीं कर सकते। तो CNC कोऑर्डिनेट्स को आगे फर्दर देखते हुए CNC कोऑर्डिनेट्स में आगे ये है मशीन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मशीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक वर्क कोऑर्डिनेट और दूसरा जो है वो होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट। रिलेटिव जो कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है, उसको UVW से हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह जो वर्क कोऑर्डिनेट है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं और इसको हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अब जो वर्क कोऑर्डिनेट्स हैं वो एब्सोल्यूट भी होते हैं और प्रोग्रामिंग में वो इंक्रीमेंटल भी होते हैं। जबकि जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट हैं वो इंक्रीमेंटल ही होते हैं। रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स को जस्ट हम साइजेस के लिए या बेड साइजेस के लिए या जो आपके जॉब का साइज़ है उसको चेक करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। जबकि जो वर्क कोऑर्डिनेट है वो उस कोऑर्डिनेट के ऊपर हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। इस मॉडल ट्री को अगर हम देखें तो ये मॉडल ट्री में मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं और ये इंक्रीमेंटल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये G54, 55 और 56 और 59 है। इसी तरह अगर हम CNC कंट्रोलर पे देखें तो CNC कंट्रोलर पे ये आपको मशीन कोऑर्डिनेट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इनको हम मूव करके देखें तो ये हमारे सामने यहाँ वर्क कोऑर्डिनेट हैं और इसको हम पेज डाउन करके देखें तो ये हमारे रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये मशीन कोऑर्डिनेट, ये रिलेटिव। अगर हम ये इस ग्राफ में देखें तो ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये मशीन कोऑर्डिनेट के साथ अटैच हैं और ये वर्क कोऑर्डिनेट। ये तीनों कोऑर्डिनेट अपने अपने एक्सिस को रिलेटिवली यहाँ पे शो कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो अगर हम मॉडल ट्री को अपने माइंड में रखें तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस को, अब ये एक्सिस को हम एक्स एक्सिस को मूव कर रहे हैं, इसी तरह अभी हम Y को मूव कर रहे हैं और ये हम Z को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने माइंड में रखें तो ये इसी तरह मूव कर रहे हैं। तो ये G55 में ये सारे एक दूसरे के साथ G55 में अटैच है। ठीक है, ये G55 में अटैच हैं। इसी तरह G54 में अगर आप जाएं तो G54 में
G54 प्रोग्रामिंग में आप इंक्रीमेंटल भी इसे कर सकते हैं और इसे एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेपरेट वैल्यू एब्सोल्यूट भी हो सकती है और ये इंक्रीमेंटल भी हो सकती है। ये G56 और 59। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये फानुक कंट्रोलर में भी मिल जाएंगे, और जो फानुक कंट्रोलर के यूज़र है वो इस कंट्रोलर को इजीली इस पर गो थ्रू कर लेंगे। ठीक, अब हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलें। तो यही G54, 5, 6 ये आप मल्टीपल जॉब्स अपनी मशीन की टेबल के ऊपर सेट कर सकते हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे G54 हमारा एक अलग जॉब हो सकता है, G55 यहाँ अलग हम अपना जॉब सेट कर सकते हैं, और इसी तरह G56 अलग। तो ये हमारे मशीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। मशीन कोऑर्डिनेट के अंडर हमारे ये सारे वर्क कोऑर्डिनेट्स काम करेंगे। ठीक है, तो मशीन कोऑर्डिनेट के अंडर ही आपके पूरी मशीन के कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। तो CNC मशीन का जो ये 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो मशीन कोऑर्डिनेट के इस बेस पे काम करता है। प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम जी कोड्स भी सीखेंगे। और वो जी कोड एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल के लिए कौन से कोड यूज होते हैं, G0 और G1 कौन से कोड्स होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना था और कोऑर्डिनेट्स की डिटेल के बारे में जाना था कि वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, और इसके साथ साथ हमने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल और G54 कोड्स को स्टडी किया था। तो इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट कोड्स क्या होते हैं, आइए अब इनके मुतालिक जानते हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग एक रेफरेंस पॉइंट से की जाती है। ठीक है, इसका एक ही रेफरेंस पॉइंट होता है, इसी पॉइंट से हम सारे कोड्स देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से ही हम सारे साइजेस देंगे। यहाँ से इस ब्लॉक का जो साइज है वो एक्स एक्सिस में 100 mm है और y एक्सिस में 50 mm है, जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो x एक्सिस में इसका 100 होगा और y में इसी 0 पॉइंट से साइज जो है वो यहाँ पे 0 है। इसी तरह y एक्सिस में 50 mm साइज है, x एक्सिस में हम 100 mm पर खड़े हैं, और यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन से इस तरफ जाएंगे तो फिर ये जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो मेंशन किया हुआ है कि x एक्सिस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी और y एक्सिस में हम 50 पे खड़े हैं, और यहाँ से जब वापस आएंगे तो हम प्रोग्राम में x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पे x 0 था, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, x की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, और y जो है वो 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम x 0 एंटर कर लेंगे और फिर साथ ही नेक्स्ट लाइन में x 100 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो x की वैल्यू भी 100 mm है और y की वैल्यू 50 है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 50 हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो जनरेट किया है विदाउट जी कोड, जस्ट हमने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल को समझने के लिए। ठीक है, जबकि हम इंक्रीमेंटल में जाएंगे, इंक्रीमेंटल को देख लें। यहाँ से अगर हम ये देखें, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से जब हम यहाँ जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी इस पॉइंट पे, और y की वैल्यू 0 होगी। अब जब हम इस लाइन से आगे चलेंगे तो फिर हमारा यही पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो इस रेफरेंस पॉइंट से हम y जो है 50 में होगा और x की वैल्यू 0 होगी, x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 50 हो जाएगी। फिर इसी तरह हम इस वक्त यहाँ पहुँच गए हैं, तो यही हमारा अब रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। अब यहाँ से हमने जाना है तो अब x उल्टी तरफ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -100 हो जाएगी
और y जो है वो 0 होगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। अब यहाँ से हम x को हमने मूव नहीं करना। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और y की वैल्यू -50 हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका था, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इस तरफ प्लस होगा और इसके ऑपोजिट साइड में इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ माइनस में वैल्यू होगी। इसी तरह y का भी इसी तरह है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो y प्लस में होगा और नीचे की तरफ y माइनस में होगा यहाँ से। तो यही इसी तरह प्रोग्राम होगा। अब यहाँ से हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो ये हमारा अब इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, तो आई होप आप एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल क्या होता है इन दोनों की प्रोग्रामिंग आप सीख चुके हैं। अब हम एब्सोल्यूट में प्रोग्राम बनाना चाहें तो इसको बनाने के लिए आपको स्टार्ट में ही G90 कोड देना होगा। ठीक है, G90 कोड एब्सोल्यूट का कोड है और जो अगर आप इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाना चाहें तो इसके लिए आपको G91 कोड देना होगा। फानूक कंट्रोलर के अंदर भी यही स्टैंडर्ड कोड है और 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर के अंदर भी यही स्टैंडर्ड कोड है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि G90 जो है वो एब्सोल्यूट के लिए है और G91 इंक्रीमेंटल के लिए कोड है। ठीक है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों प्रोग्रामिंग हो गई। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके जी कोड्स भी एक्सप्लेन करती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं कि G0 और G1 कौन सा कोड होता है। अगर हमने मशीन को रैपिडली मूव करना है विदाउट साइजेस और विदाउट फीड के साथ, रैपिड स्पीड वो होगी जो CNC मशीन के पैरामीटर्स में G0 की स्पीड एंटर की होगी, उसी स्पीड के साथ आपका कंट्रोलर मूव करेगा, आपके एक्सिस मूव करेंगे। और G01 हमेशा फीड के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए अगर हम इसी प्रोग्राम को अगर हम G कोड्स के साथ करना चाहें तो रैपिडली जो है वो हम इस तरह करते हैं कि G00 पे इसको हम G00 के साथ हम इसको 0 वैल्यू पे मूव करेंगे स्टार्टिंग में, और इसके बाद G01 के साथ हम इसे मूव करेंगे किसी फीड के साथ। और फीड के साथ हम यहाँ पे फीड देनी होगी मिलीमीटर पर मिनट। तो ये इसका सिंटैक्स है इस कोड का। ठीक है, इसी तरह G1 जब हम एक दफ़ा G1 एंटर कर दें तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो G1 के साथ ही मूव करती जाएंगी जब तक कि हम उसके साथ G0 या कोई और कोड ना लगा दें, तो वो उसी कोड के अंदर मूव करती जाएंगी। इसी तरह इंक्रीमेंटल में भी हम देखें, इसको G कोड अगर लगाएं G00 स्टार्ट में लग जाएगा 0 पॉइंट पे जाने के लिए, और नेक्स्ट कोड G01 हम लगा देंगे और इसके साथ आगे इसकी फीड हम एंटर कर देंगे। फीड मैं F100 एंटर कर देता हूँ। 100 मिलीमीटर पर मिनट का यूनिट के साथ ये एक्सिस मूव करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लाइन भी G01 के साथ में ही मूव करती रहेगी जब तक कि मैं G00 का कोड ना लगा दूं। अब हम इसी प्रोग्राम को अपने CNC कंट्रोलर में रन करके देखें तो वो प्रोग्राम हमारा किस तरह काम करेगा। अब हम अपने CNC कंट्रोलर पर आ चुके हैं, तो CNC कंट्रोलर पे मैं न्यू प्रोग्राम बना लेता हूँ। न्यू प्रोग्राम का नाम मैं पहले एब्सोल्यूट प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं जो हमने अपने कंट्रोलर पर बनाया था। तो एब्सोल्यूट प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ABS-TEST ये मैं नाम रख देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं G54 एंटर, और फिर इसके बाद हम G00 के साथ
x को 0 और y को 0 कर लेते हैं। फिर इसके बाद G1 x की वैल्यू हम कर देते हैं G1 या G01 लिखने एक ही बात है। तो x की वैल्यू हम 100 एंटर करेंगे, जैसा कि ये यहाँ एब्सोल्यूट में हमने दी थी। इसके बाद y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। फिर इसके बाद हम जाएंगे x 100 और y 50। फिर इसके बाद हम जाएंगे x 0 पर जाएंगे और y 50 पर होगा, और नेक्स्ट फिर x 0 और y 0। ठीक हो गया। और प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए हम M30 का कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हमने कंपाइल कर लिया। रैपिड को प्रेस करके रखना और N को प्रेस करना है। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल करने की शॉर्ट की ये भी है, बाहर आके इस पर P प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जी कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको ऑटो प्रेस करके रन किया। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये हमारा इसी तरह टॉप व्यू से हम देखें तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू से। इसको दोबारा हम रन करके देखें तो ये ठीक है। यहाँ पे हमने फीड अपनी मर्ज़ी की नहीं दी, वो 2100 फीड पे चल रहा है कि जो कि इस पे लास्ट प्रोग्राम की जो फीड थी। तो यहाँ मैं इसकी फीड भी दे देता हूँ। यहाँ पे f की वैल्यू को मैं कर देता हूँ 500। ये f की वैल्यू को 500 कर देता हूँ मैं। ठीक है, बाहर गया और इस पर रख के P को प्रेस किया, कंपाइल हो गया और इसको मैंने रन किया। ठीक हो गया। अब ये 525 की फीड से रन हो रहा है प्रोग्राम। तो नेक्स्ट हम अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट हम अपने इंक्रीमेंटल प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे न्यू करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ INC-TEST। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं G54 एंटर किया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे ये G91 यहाँ पे मैं लिखूँगा। वैसे अगर आप एब्सोल्यूट में प्रोग्राम बनाएं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट G90 में ही मशीन चल रही होती है। तो इंक्रीमेंटल में अगर आपको जाना हो तो G91 आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे G0 के साथ मैंने एंटर की और फिर X की वैल्यू यहाँ पे 0 एंटर की और Y की 0 एंटर की। फिर इसके बाद मैं G01 के साथ X की वैल्यू यहाँ पे 0 एंटर करूँगा। X की वैल्यू यहाँ पे 100 एंटर होगी। ठीक है, फिर इसके बाद X 0 में मूव करेगा और Y की वैल्यू 50 एंटर होगी। फिर इसके बाद X की वैल्यू -100 होगी और Y की वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद X की वैल्यू 0 होगी और Y में -50 एंटर होगा। ठीक है, और फिर इसी तरह X 0 और Y 0 और M30 एंटर होगा। बाहर आए, इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और इसको C प्रेस करके इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, ये भी उसी तरह चल रहा है। क्योंकि ये भी 2100 फीट बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है, तो ये 2100 फीट पे चल रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे आपने इसको ये जूम करके भी देख लेते हैं। ये ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल प्रोग्राम दोनों का टेस्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीएनसी मशीन पर सर्कुलर मोशन किस तरह ली जाती है, और अगर हमने अपने टूल को रेडियस फॉर्म में मूव करना हो तो वो हम किस तरह मूव करते हैं, और इसके लिए हम कौन कौन सी कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल को स्टडी किया था। ये सारी इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। अगर आप हमारी इस प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। आज के लेक्चर में हम अपने टूल को रेडियस फॉर्म में और सर्कुलर मोशन में किस तरह मूव करते हैं, तो उसके लिए हम आज की कमांड सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं CNC कंट्रोल पे चलता हूँ। CNC कंट्रोल CNC कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम करता है, जिसके लिए मशीन कोऑर्डिनेट्स हैं। मशीन कोऑर्डिनेट्स के अंडर ही सारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, जिस तरह के हम ये मूव कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो मशीन कोऑर्डिनेट्स हैं ये रिलेटिव और वर्क कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में भी ये CNC कोऑर्डिनेट सबसे ऊपर आ गए, और फिर उसके बाद मशीन कोऑर्डिनेट, और इसके अंडर ही आपके रिलेटिव कोऑर्डिनेट और वर्क कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, सर्कुलर इंटरपोलेशन अगर हमने करनी हो तो उसके लिए हमें वर्क प्लेन भी देना होगा। वर्क प्लेन के लिए आपको G17, G18 और G19 ये 3 वर्क प्लेन के ऊपर जो है वो सर्कुलर मोशन दी जाती है, क्योंकि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स ही देने होते हैं, जिसके लिए हमें एक प्लेन डिफाइन करना होता है। तो XY प्लेन में अगर आपने काम करना हो तो उसके लिए G17 यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि XY प्लेन में काम करना हो, ये X है और ये Y है, तो इसके लिए G17 को यूज़ किया जाता है। XZ प्लेन में अगर काम करना हो तो उसके लिए G18, और इस तरह Y और Z में अगर काम करना हो तो G19 को यूज़ किया जाता है। G18 नॉर्मली लेथ के लिए यूज़ किया जाता है। मशीनिंग सेंटर नॉर्मली जो है वो X और Z में काम करता है, तो XZ प्लेन के ऊपर ही हम सारे अपने मशीन के प्रोग्राम इसी में बनाते हैं। के ऊपर ही आपके G2 और G3 काम करते हैं। वर्क प्लेन के थ्रू ही आप डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए आप G02 का यूज़ करेंगे, और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए आप G03 का यूज़ करेंगे। क्लॉक के लिए G02 और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए G03। अब आगे इसकी और फर्दर टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं इसके लिए। सबसे पहले R का यूज़ होगा और उसके साथ IJ के। अब दोनों के लिए जो है ना वो एक अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है मेथड। ये दोनों मेथड हैं, इन मेथड्स के थ्रू आप सर्कुलर मोशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम R के थ्रू देख लेते हैं। G02 और 3 के साथ R को हम यूज़ करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, ये फॉर्मेट इसका दिया हुआ है। G17 सबसे पहले आपको प्लेन बता दिया, प्लेन के साथ आपने क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है, ये आ गया। इसको अब CW या CCW भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके ये एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गए, और फिर इसके साथ ही ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरे मेथड की तरफ आप देखें। दूसरा मेथड सेम इसी तरह, ये आपके G17 में आपका प्लेन आ गया, प्लेन के साथ CW या CCW, ये आपके एंड पॉइंट आ गए, और ये I और J जो है ये आपके सर्कुलर कोऑर्डिनेट आ गए। नेट्स यहाँ आप एंटर करोगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले R के थ्रू प्रोग्राम बना लेते हैं। R के थ्रू अगर हम प्रोग्राम बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पे G54 आ गया। G17 हमने प्लेन बता दिया, और साथ ही हम यहाँ पे इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे मूव करेंगे। यहाँ पे वैल्यू ये हमारा 10 mm का रेडियस है, यहाँ पे डायग्राम में जैसे दिया हुआ है, और यहाँ से ये 30 mm है। ये यहाँ से यहाँ टोटल हमारा
50 है। इस तरह यहाँ से यहाँ हमारा ये चीज 15 है। हम इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे, ये हमारा 0 पॉइंट है, और फिर हम रेडियस लगाते हुए यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे और ये 15 mm है। तो यहाँ पे क्योंकि 0 है, यहाँ से इस तरफ हमारा माइनस में -25 y की वैल्यू है, और यहाँ से +25 y की वैल्यू है यहाँ से यहाँ। इस तरह हम प्रोग्राम को बनाते हैं। यहाँ से हम G17 लगा लिया, G0 के साथ हम यहाँ से x यहाँ पे 0 और y आएगा यहाँ पे -25। यहाँ से हम पहले अपने सेंटर पॉइंट से इस तरफ आ गए। अब नेक्स्ट हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, उसके लिए हम G01 की कमांड लगाएंगे और x जो है वो हम 30 मूव करेंगे, और फिर इसके बाद y हम मूव करेंगे -25 और f जो है हम 2000 दे देते हैं। फिर इसके बाद G03 के साथ हम मूव करेंगे। यहाँ हम R के साथ प्रोग्राम बना लेते हैं, तो X की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, सॉरी ये ऊपर 30 नहीं, यहाँ पे आना था 40, ठीक है। और यहाँ पे X की वैल्यू हो जाएगी 50 और Y जो है वो -15 हो जाएगा, और R की वैल्यू हो जाएगी 10 और F जो है वो हम 2000 यहाँ पे कर देते हैं। फिर इस तरह G01 और X की वैल्यू 50 रहेगी, Y की वैल्यू हो जाएगी +15 हो जाएगी y की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ से अब इस तरफ मूव कर रहे हैं और इस पॉइंट पे हमने आके रुकना है। इसके बाद हम रेडियस में यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। हाँ, इस तरह प्रोग्राम हो गया यहाँ तक। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह यहाँ से यहाँ हमारी वैल्यू x, यहाँ से हमने यहाँ तक मूव करना है, यहाँ तक हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, ठीक है, क्योंकि x इस तरफ माइनस है और x यहाँ पे प्लस है। इस तरह y यहाँ पे प्लस है और y इस तरह यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो x यहाँ पे हो जाएगा हमारा -40 और y यहाँ पे प्लस में 25 रहेगा। फिर यहाँ से हम यहाँ मूव करेंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी x -50 और y की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। अगर हम इसको यूं देखें तो ये 15 है। तो इस तरह हम अपने x और y का प्रोग्राम यूं बना सकते हैं r के साथ। इस तरह अगर हम i और j के साथ अब देख लेते हैं, i और j को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। i और j को एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक incremental value, distance from start point to center point in incremental, यानी कि स्टार्ट पॉइंट से लेके यहाँ से स्टार्ट लेना है आपने, यहाँ से इस तरफ जाना है। स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी सपोज अगर ये यहाँ से यहाँ 50 mm है, तो यहाँ से इस तरफ जो है ये हम अपनी ये वैल्यू लेंगे, तो x जो है वो हमारा इस तरफ माइनस में होगा, ठीक है, और y नीचे इस तरफ y भी यहाँ माइनस में होगा। तो x -50 हम i की वैल्यू एंटर करेंगे और j की वैल्यू y की वैल्यू j के इक्वल होगी। तो j यूं के यहाँ माइनस में है, तो j सपोज हम कर लेते हैं ये 10 mm है यहाँ से यहाँ, तो ये भी माइनस में होगी। j की वैल्यू -10 होगी। तो ये एक ijk का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट पॉइंट से लेके ये सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ijk के लिए हमने यहाँ से इस तरफ जो है वो रेडियस लगाना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से इस तरफ का x एक्सिस में इंक्रीमेंटल में तो ये -50 होगा, ठीक है। हमने सपोज कर ली यहाँ से यहाँ तक ये 50 mm है और ये 10 mm है यहाँ से यहाँ y एक्सिस में, तो ये i की वैल्यू हो जाएगी और 10 mm ये j की वैल्यू हो जाएगी 10 mm, ठीक है। इस डायरेक्शन में j की वैल्यू हो जाएगी यहाँ। ijk के थ्रू अगर रेडियस आपने लगाना है तो ये रेडियस इस तरह लगेगा। तो आइए अब हम अपने, ठीक है, इसका अगर हम अपने कंट्रोल पे चलें, अगर हम अपने कंट्रोल पे इसको देखें तो ये ऑलरेडी मैंने अपने टाइम सेविंग के लिए प्रोग्राम बना लिया है। ये G02 को हम R के थ्रू अगर हम अपने टेस्ट करें G02 को, तो ये उसका प्रोग्राम है। इसको मैं ऑटो करता हूँ, इसको इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट किया, ऑटो किया, ग्राफ पे मैंने इसको स्टार्ट किया। इसका अगर हम टॉप व्यू देखें ठीक हो गया। यहाँ से आप प्रोग्राम भी रन होता देख सकते हैं, ठीक है। ये R के थ्रू हमारा
प्रोग्राम है ये रन हो रहा है। ये प्रोग्राम है, ये आप यहाँ से आप प्रोग्राम भी देख सकते हैं। आर के थ्रू प्रोग्राम किस तरह बना है अकॉर्डिंग टू ये डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू हमने, ठीक है, ये प्रोग्राम सैंपल है इसका। ठीक, अगर हम अपने कंट्रोल में IJK के थ्रू प्रोग्राम को देखें, ये IJK के थ्रू प्रोग्राम है। ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑलरेडी मैंने सैंपल बना ली है ताकि हमारा मजीद टाइम वेस्ट ना हो और हमारे व्यूअर के लिए को बोरियत ना हो, उसे उसका हमारे व्यूअर का इंटरेस्ट लूज ना हो। तो इस प्रोग्राम को मैं एग्जी करता हूँ और साथ ही इसे मैंने स्टार्ट किया। इसका टॉप व्यू, ठीक है, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे IJK के थ्रू चल रहा है और यहाँ पे टॉप पे प्रोग्राम चलता हुआ डिस्प्ले भी हो रहा है। ठीक है, तो सर आपको यहाँ से आइडिया हो गया। अब दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है IJK और R के थ्रू। अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो R के थ्रू आप कभी भी कंप्लीट सर्कल का प्रोग्राम एक लाइन में नहीं बना सकते। ठीक है, यू कांट मेक कंप्लीट सर्कल विद R प्लस G02 या 3 के साथ आप कंप्लीट सर्कल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे इसके प्रोग्राम की एग्जांपल आप अपने कंट्रोल पर देख सकते हैं। यहाँ पे 0, 2 और 3 के साथ आप पहले हाफ सर्कल लगाएंगे। यहाँ स्क्रीन पे अगर आप देखें तो पहले आपको हाफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप बनाएंगे। ठीक है, आपकी इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप इतना सर्कल बना लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यूँ सर्कल बना के एक सर्कल कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वन लाइन में अगर आप पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएं तो वो IJK के थ्रू ही होगा। तो वो IJK के थ्रू ही होगा। ठीक है, इसको अगर आप रन करके देखें तो ये कंप्लीट सर्कल जो है वो पहले एक लाइन चलेगी और उसके बाद आप देखें ये नेक्स्ट लाइन चल रही है। तो ये 2 पार्ट्स के अंदर आपका सर्कल बनता है। अगर आप चाहते हैं कि वन लाइन में ही आपका कंप्लीट प्रोग्राम बने तो आपको IJK के थ्रू ही आपको बनाना होगा। ये देखें, ये एक लाइन में जस्ट G03 के साथ IJK की कोऑर्डिनेट वैल्यू दी गई हैं, तो ये एक लाइन में आपका प्रोग्राम बन गया है। तो एक लाइन में अगर आपको प्रोग्राम बनाना हो तो IJK के थ्रू ही प्रोग्राम बनेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट एक वीडियो, कंप्लीट एक लेक्चर कि जिसमें हमने G02 को सीखा, G03 को सीखा और साथ G02 और 3 को IJK और साथ वो उनके लिए हमें प्लेन की सिलेक्शन भी करना होती है। तो ये भी हमने साथ साथ इसको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि CNC मशीन में सर्कुलर मोशन जब आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ हम Z एक्सिस को कैसे मूव करते हैं, और इस मोशन को हम स्पाइरल मोशन भी कहते हैं और हेलिकल मिलिंग के नाम से भी मशहूर है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पाइरल मिलिंग और हेलिकल मिलिंग एक ऐसा CNC मिलिंग ऑपरेशन है जिसमें X एक्सिस Y एक्सिस के साथ साथ Z एक्सिस में भी हमारी मशीन मूव करती है। तो इसको हम हेलिकल मिलिंग भी कहते हैं कि X, Y और Z तीनों एक्सिस एट अ टाइम मूव कर रहे होते हैं। इसे हम 3D मशीनिंग भी कहते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने CNC कंट्रोलर पर चलते हैं। तो इसके लिए हम CNC कंट्रोलर में हम सबसे पहले एक न्यू प्रोग्राम जनरेट कर लेते हैं जिसका नाम हम स्पाइरल रख लेते हैं, SPIRAL। स्पाइरल के नाम से हम एंटर कर लिया। सबसे पहले हम जाएंगे G15
G54 में अपना कोऑर्डिनेट एंटर करेंगे, फिर G17 हमने अपना प्लेन एंटर किया और उसके बाद फिर हम G90 यानी कि एब्सोल्यूट में हम प्रोग्राम बनाएंगे। हमने एंटर कर लिया। की कमांड दी हमने M03S 1000 RPM में हमने इसे मूव कर लिया। फिर इसके बाद X0 और Y0 ये हम G0 के साथ हमने मूवमेंट इसको दे दी। G01 को एंटर कर लेते हैं और फिर इसके बाद X-50 में ले जाते हैं और Y0 पे। हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और G0 के साथ ही Z को 5 mm पे ले जाते हैं। 5 mm पे जाने के बाद हम G01 के साथ -50 और साथ हमने स्पीड भी एंटर कर दी। स्पीड हम 500 एंटर कर दी, 500 एंटर कर दी। फिर हम G1 के साथ ही हम जाएंगे G0 पे। फिर इसके बाद G02 के साथ X-50 पे, Y वही 0 के साथ रहेगा। I की वैल्यू जाएगी स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस कि अगर हमने वन लाइन में अपने सर्कल को लगाना हो तो हम स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस देते हैं। तो स्टार्ट हम इस वक्त x एक्सिस -50 में खड़े हैं और -50 से जब हम दोबारा सर्कल यूं लगाएंगे तो सर्कल लगाते वक्त हमने स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस देना है जो कि x-50 में है। स्टार्ट पॉइंट ही हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे I की वैल्यू -50 दे दी और J जो है वो स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस Y एक्सिस में 0 है। तो यहाँ पे हमने J की वैल्यू 0 दे दी और फीड इस तरह करते हैं। हम यहाँ पे 2000 एंटर कर देते हैं। सर्कल लग गया। उसके बाद G01 के साथ Z हम दोबारा वापस 5 mm ऊपर लिफ्ट करेंगे 500 फीट के साथ। M30 की कमांड दे दी। ठीक है, इसको हमने कंपाइल कर लिया। बाहर आके हम कंपाइल की भी शॉर्ट की कर सकते हैं। ये P प्रेस करेंगे तो यहाँ से कंपाइल हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से C प्रेस करके एग्जी कर लेता हूँ और इसको हमने ऑटो किया, स्टार्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ से हम ग्राफ में चले गए। ये एक सिंपल हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हमने इसको 3 एक्सिस में मूव करना है। तो हम यहाँ पे Y के साथ G की वैल्यू भी मैं देता हूँ। G की वैल्यू में ज़्यादा एंटर मैं कर दूंगा -5 ताकि हमें वैल्यू ज़्यादा बड़ी नज़र आए। ठीक है, ग्राफ में हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आए। तो यहाँ से मैं बाहर आके इसको P प्रेस करके एक दफ़ा कंपाइल कर लेता हूँ। ये शॉर्ट की है कंपाइल की और फिर इसको यहाँ से हम ऑटो प्रेस करके एक दफ़ा रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप ये आपको वाज़ह यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये 10 mm नीचे गया है। अगर आप इस प्रोग्राम को इंक्रीमेंटल में भी बनाएं तो आप इसको बार बार रिपीट करके इसको नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ये है स्पाइरल प्रोग्राम का मेथड। तो हमने वन लाइन में अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि 3D मिलिंग या स्पाइरल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। सिंगल प्रोग्राम को यूज करते हुए इसी स्पाइरल को हम बार बार रिपीट करने के लिए इन्हीं लाइन्स को हम रिपीट करते थे। तो आज हम मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम को यूज करते हुए अपने स्पाइरल मिलिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो CNC कंट्रोल पर आने के बाद हम अपने पुराने प्रोग्राम को देख लेते हैं। 3D में जब हम अपने प्रोग्राम को मूव करते हैं तो 3D में मूव करने के बाद इसी को जब हमने रिपीट करना हो, हमने एक स्पाइरल को यूं मूव किया, 5 mm डाउन करके XYZ की वैल्यू दी। इस तरह अगर हम इसी को दोबारा फर्दर कंटिन्यू करना चाहें तो इसी को हम बार बार नीचे रिपीट करते हैं। इसको कॉपी पेस्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बार बार इसी को टाइप करके भी कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम को एग्जी करके इसी को ऑटो प्रेस करके इसी को मैं स्टार्ट करूं तो ग्राफ में हम देखें तो ये पहली लाइन रिपीट हुई। इसी तरह अब ये दूसरी लाइन में आ गया। तो यही स्पाइरल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसी स्पाइरल को रिपीट करने के लिए हम मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम की टेक्निक को यूज करेंगे।
ठीक है, ये अब हमारा हेलिकल प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं। मैं इसको इस ग्राफ को जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। इस कंट्रोलर में हमारे पास ये भी एक फीचर है और इसको मैं रोटेट करके और यूं अप डाउन करके भी देख सकता हूँ। इस टेक्निक को हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। अब हम इसी चीज को मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम के साथ करने के लिए मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। M98 एंटर करते हैं जो कि सब प्रोग्राम को कॉल करने की कमांड है। इसके साथ हम P लिखेंगे, P के साथ हम सब प्रोग्राम का नाम एंटर करेंगे। इसके साथ हम L लिखेंगे, L के साथ हम नंबर ऑफ रेपिटेशन एंटर करेंगे कि आपने सब प्रोग्राम को कितनी बार कॉल करना है। तो सब प्रोग्राम की तरफ जाएं तो सब प्रोग्राम में हम सबसे पहले G91 लगाएंगे क्योंकि G91 इंक्रीमेंट प्रोग्राम का कोड है कि अगर आपने प्रोग्राम को इंक्रीमेंटल में बनाना हो तो G91 उसका कोड है। तो सबसे पहले सब प्रोग्राम में G91 एंटर किया जाएगा। उसके बाद आपने सब प्रोग्राम की जो लाइन एंटर करनी है वो लिखनी है। तो प्रोग्राम के एंड पे आपने M99 लिखना है। तो M99 मेन प्रोग्राम में दोबारा वापस जाने की कमांड है। तो मेन प्रोग्राम में ये दोबारा उसी लाइन नंबर पे जाएगा जहाँ पे आपने मेन प्रोग्राम सब प्रोग्राम एंटर किया, नंबर ऑफ रिपीटिशन, फिर वो नंबर ऑफ लाइन को देखेगा। लाइन के बाद वो साथ साथ उसमें प्लस करता जाएगा, साथ प्लस करता जाएगा। अब हम अपने कंट्रोल की तरफ आते हैं। अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पार्ट नंबर के साथ M99 और यहाँ पे L की वैल्यू भी लिखी है जो कि माइनस होती जाएगी। एक दफा आपका साइकिल रिपीट हुआ उसके बाद यहाँ पे वैल्यू माइनस होती जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह 7 आ गया। ये फीड में बढ़ा देता हूँ इसको जरा फास्ट करने के लिए। तो साथ ही यहाँ पे 6 आ गया और इसी तरह ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम को बनाने का टाइम बहुत ज्यादा बचता है और आप अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक को काफी फास्ट कर सकते हैं और अपने काम में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ भी आप ऊपर देख सकते हैं कि ये सब प्रोग्राम ही रिपीट हो रहा है। ये ग्राफ में हमारा प्रोग्राम बन रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ से बाहर आऊं और इसका यहाँ डिस्प्ले चेंज करूं तो ये बार बार इसी लाइन को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोग्राम में M98 ये हमारा प्रोग्राम कॉल करने की कमांड है। P जो है सब लिख के इसके बाद आपने सब प्रोग्राम को यहाँ पे प्रोग्राम का नाम एंटर करना है। L10 L जो है वो L के साथ आपने रेपिटेशन इसकी एंटर करनी है कि आपने कितने टाइम कितनी दफा उसे रिपीट करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम के थ्रू हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। तो आज की वीडियो हम 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मिलिंग कंट्रोलर की स्केल की शॉर्ट की किस तरह काम करती है और इस कंट्रोलर में अगर हम स्केल के फीचर को यूज करना चाहें तो किस तरह यूज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्केलिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमारे पार्ट का साइज 1:1.5 होगा तो इसका मतलब ये कि हमारा ओरिजिनल पार्ट का साइज अगर 100 mm है तो हमारे सेकंड पार्ट का साइज होगा 150 mm। ठीक है, तो इसे हम 1:1.5 स्केल कहेंगे। इस स्केलिंग को हम अपने CNC कंट्रोलर में कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड यूज होती है G36 और G37। ठीक है, G36 हमारी स्केलिंग की कमांड है और G37 हमारी कैंसलिंग की कमांड है। तो आइए हम इसे CNC कंट्रोल में कैसे अप्लाई करते हैं। अब CNC कंट्रोल की स्क्रीन पर चलते हैं। ये हमारे पास मेन प्रोग्राम है। ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है और ये हमारा सब प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट टाइम मिरर के लिए यूज किया था। ठीक है, तो अगर कोई दोस्त हमारा मिरर की कमांड किस तरह यूज करते हैं वो तो हमारी लास्ट वीडियो में देख सकता है क्या, और मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम को किस तरह अप्लाई किया जाता है। अगर वो कोई दोस्त देखना चाहता है तो मैं ऊपर आई बटन दे दूंगा। यहाँ आई बटन के थ्रू आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम को इस कंट्रोलर में यूज किया जाता है। तो हमने इस प्रोग्राम को C प्रेस करके एग्जी कर लिया। यहाँ से मैंने ऑटो प्रेस किया और यहाँ से मैं गया ग्राफ में। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन प्रोग्राम था। इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब का बटन दबा के हम ग्राफ को जूम कर सकते हैं। और क्योंकि हमने अपने स्केल को प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हमने स्केल को 1.5 किया था।
तो अगर हमने अपने स्केल को बढ़ाना हो तो उसके लिए हम R की वैल्यू को कम करेंगे। अगर हमने अपने स्केल को कम करना हो तो हम R की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो ये 0.5% स्केल हमारा कम हुआ तो उसके लिए हमें R 1.5 करेंगे। इसका सिंटैक्स यही है। अब मैं सिंटैक्स को भी एक्सप्लेन कर दूं कि G36 हमारा कोड हो गया स्केलिंग का, फिर इसके बाद X360 हमारा कोड हो गया कोऑर्डिनेट्स का, और इसके बाद R 1.5 हमारा इसका स्केलिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, पहले हमने अपने मेन प्रोग्राम को लोड किया, फिर उसके बाद हमने स्केलिंग की कमांड का यूज़ किया, और साथ उसके बाद नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम को कॉल करेंगे वो प्रोग्राम हमारा स्केल की कमांड के साथ अप्लाई होगा, और साथ ही इसके बाद हमने G37 के साथ स्केल की कमांड को कैंसिल कर दिया। तो अब हम ऑटो प्रेस करके और ग्राफ को प्रेस करेंगे तो ये हमारा मेन प्रोग्राम आ गया, और ये हमने स्केल हाफ किया। ये हाफ स्केल के ऊपर दूसरा प्रोग्राम, तो हमने बगैर प्रोग्राम बनाए, बगैर एफर्ट किए हाफ स्केल के ऊपर एक नया वर्कपीस बना लिया, एक नया प्रोग्राम जनरेट कर लिया। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये हमारा जो स्केलिंग का मेथड है ये हमारी शू मेकिंग मशीन्स के ऊपर भी यूज हो सकता है कि आप एक मेन 1 नंबर पाँव बनाए या 4 नंबर का पाँव बनाए तो 5, 6, 7, 8, 9 नंबर के पाँव जो है बगैर प्रोग्राम बनाए एक ही गो में बन जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम इसकी एप्लीकेशन दूसरी जाएं तो CNC वुड राउटर मशीन है जिसपे आप मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं, सीनरीज वगैरह बनाते हैं। तो उसकी अगर हम स्केलिंग करना चाहें, जैसे फूलों की पत्तियां, दरख्त वगैरह, या इसी तरह की कोई भी सीनरी बनाए, तो उस सीनरी के स्केल को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो बगैर एक्स्ट्रा एफर्ट किए आप एक ही प्रोग्राम को स्केलिंग के थ्रू बार बार यूज करके आप मुख्तलिफ साइजेस के सीनरीज को जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर में मिरर की कमांड को भी यूज किया जाता है। इससे पहले हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ने किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मिरर की कमांड को यूज किया होगा, लेकिन उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर में भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू मिरर की कमांड को यूज कर सकते हैं। हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमांड को एक्सप्लेन करता चलूं कि हम अपनी कमांड को किस तरह से यूज करेंगे और हम अपनी कमांड को अपने CNC कंट्रोलर में कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम अपनी इस डायग्राम में आगे ये वाली जो लाइंस हैं ये वाली हमारी मिरर लाइन है। ठीक है, इस लाइन को हमने मिरर लाइन डिक्लेयर कर दिया, और इसके बाद हमने 50 mm इस लाइन को भी हमने मिरर लाइन कंसिडर कर लिया। कंसिडर मतलब हमने इसको भी अपना मिरर लाइन समझ लिया। ये जो 2 पॉइंट्स है ये हमारे, हम इसको कह लेते हैं ये हमारा G54 का 0 पॉइंट है। तो हम अपने प्रोग्राम में को लिखने के लिए G11 का जो कोड है वो मिरर के लिए होता है, और जिस पोजीशन पे हमने अपना मिरर डिक्लेयर करना हो तो ये हमारा मिरर का कोऑर्डिनेट है। मिरर को हम उर्दू में शीशा भी कहते हैं या आईना भी कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे हमने अपने मिरर को रखना हो उसी पे हम अपने कोऑर्डिनेट की वैल्यू एंटर करते हैं, और उसका G11 कोड है। ठीक है, ये हमारा मिरर का G कोड है। ठीक है, ये हमारा मिरर का G कोड हो गया, और ये हमारा मिरर कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे हमने मिरर की वैल्यूज को बताया हुआ, ये हमारी 100 हो गया पॉइंट, और ये हमारा 0 हो गया, और 50 हमारी सेंटर लाइन होगी। तो इसी तरह हमने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हमने सबसे पहले नंबर पे हम इसको बनाएंगे, सेकेंड नंबर पे हम मिरर की कमांड को यूज करते हुए हम 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए अब हम अपने CNC कंट्रोलर पर चलते हैं। तो CNC कंट्रोलर पे हम देखते हैं कि हमें अपनी इस कमांड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए अब हम अपने CNC कंट्रोलर पर चलते हैं। इस कमांड को अप्लाई करने के लिए मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम की टेक्निक को यूज करेंगे। तो मेन प्रोग्राम सब प्रोग्राम को कैसे अप्लाई करते हैं, जो हमारे दोस्त मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम को समझना चाहते हैं वो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मिरर की कमांड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने एक मेन प्रोग्राम बना लिया। मेन में मैंने पहले इस कमांड को हमने कॉल किया। कमांड को कॉल करने के बाद मैंने G11 की कमांड को यूज किया, साथ ही X50 को, मिरर को मैंने सेट कर दिया। अब M90 मिरर को सेट करने के बाद M98 पे मैंने सब प्रोग्राम को कॉल किया। तो सब प्रोग्राम को मैंने कॉल करने के बाद ये मैं एक दफा आपको सब प्रोग्राम भी दिखा दूं। ये हमारा सब प्रोग्राम है, ठीक हो गया, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो है ना वो ये बनाया गया है। तो
तो अब प्रोग्राम को कॉल करूंगा। कॉल करने के बाद मैंने ऑटो किया, मैं ग्राफ में गया। ठीक है, तो ग्राफ में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम मिरर शो कर रहा है। मैं इसको रन करके भी आपको दिखा दूं, ये बना और साथ ही इसका मिरर बन गया। तो हमें मिरर की कमांड के लिए एक नया प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ा, हमने जस्ट एक कोड अप्लाई किया और उसी सब प्रोग्राम को उसने दोबारा कॉल करके उसी प्रोग्राम का मिरर बना लिया। तो ये एक बहुत यूजफुल टूल है। शू फैक्ट्रीज में इसको यूज कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल शेप के अंदर भी हम इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ कोई भी हमारी सिमेट्रिकल 4 होल्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। शू प्रोग्राम की एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी मिरर की कमांड को मजीद एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना यूजफुल टूल है और हमारी जो पाकिस्तान में शू मेकिंग इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक रेवोल्यूशनरी कमांड है। तो आइए अब हम उस एग्जांपल के थ्रू अपने मिरर की कमांड को समझते हैं। हम अपने कंट्रोलर पे गए, हमने अपने प्रोग्राम को ओपन किया। प्रोग्राम को ओपन करने के बाद मैंने उस मिरर की कमांड को, प्रोग्राम मेरा मिरर के नाम से है, मिरर डॉट टैब के नाम से मेरा प्रोग्राम है। तो मैं अपने मेन प्रोग्राम में जाऊंगा। मेन प्रोग्राम में मैं एंटर किया और यहाँ जाके मैंने अपने प्रोग्राम का नाम एंटर किया जो कि है मिरर डॉट टैब TAP। अब मैं 20 mm के फासले पे इस कमांड को अप्लाई करूंगा। तो हमने पहली M98 से हमने प्रोग्राम को जस्ट कॉल किया। प्रोग्राम को कॉल करने के बाद G11 का कोड लगाया और X20 के ऊपर हमने मिरर रखा। मिरर मतलब आईना रखा, शीशा रखा, आप जो भी कह लें इसे। M98 के थ्रू से कॉल किया। अब G11 के बाद जो हम सब प्रोग्राम को जब दोबारा कॉल करेंगे वो एज अ मिरर ही प्रोग्राम हमारा अप्लाई होगा। तो आइए अब इसको हम करते हैं। P के प्रेस करके मैंने इसे कंपाइल कर लिया। अब मैं ग्राफिक्स में जाके ऑटो प्रेस किया, आगे ग्राफ में जाके आप ये देख सकते हैं। ठीक है, राइट साइड बनी और लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली ही ड्रा हो गई। तो इस कमांड के थ्रू हमें किसी भी किस्म के लंबे के प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें हम बहुत ज्यादा अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर में हम प्रोग्राम को कैसे रोटेट करते हैं। इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, लेकिन आज हम स्पेशल डीलिंग की एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि रोटेटिंग कमांड के लिए बहुत यूज़फुल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस कमांड के बारे में ओवरव्यू दे दूं। आपका अगर कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आपने अगर किसी सर्टेन एंगल पे रोटेट करना हो यानी उसे घुमाना हो तो उसके लिए शॉर्ट की है। हमें बगैर किसी प्रोग्राम को रीजनरेट किए, दोबारा कैम डाटा को रीजनरेट किए, हम उस प्रोग्राम को रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेटिंग की स्पेशल कमांड कौन सी है, इसको समझने के लिए हम अपने CNC कंट्रोल की स्क्रीन पर चलते हैं। फॉर द टाइम सेविंग मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी बना लिया है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आपने जो भी रिक्वायर्ड आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है G54, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर लिया। इसके बाद आप G90 एब्सोल्यूट के लिए एंटर करेंगे और G17 आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि XY कोऑर्डिनेट है। उसके बाद मैंने सर्टेन कोऑर्डिनेट पे मैं इसे ले गया। मैं क्योंकि अपना प्रोग्राम 100 PCD के ऊपर बना रहा हूँ। PCD का मतलब है पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर वो है जिसके वो एक इमेजिनरी सर्कल है, यानी कि तस्वुराती एक ख्याली सर्कल है। सर्वो मोटर की मैं एग्जांपल दूं कि उसके जो 4 होल्स हैं वो एक खास पीसीडी के ऊपर होते हैं। तो इसके लिए आपको पीसीडी मालूम होना चाहिए। आपको कैम डाटा में जाए बगैर, कोऑर्डिनेट्स जनरेट किए बगैर किसी खास एंगल के ऊपर जिस पे आप चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्राम में होल्स को रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम जनरेट कर लिया है। तो इसके लिए मैं आपको सिंटैक्स पहले समझा लूं। सिंटैक्स में G54 हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रोग्राम के लिए G90 दे दिया, फिर इसके बाद हमने G17 कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया जो कि XY कोऑर्डिनेट है। उसके बाद क्योंकि हमारा PCD 100 है तो मैं सेंटर मेरा 0 है, सेंटर से लेफ्ट तरफ -50 है और सेंटर से राइट तरफ हमारा +50 है। तो +50 में मैं अपने टूल को ले गया हूँ, X50 और Y मैंने 0 ही रखा और Z मैंने 3 mm वर्कपीस से ऊपर रखा। G01 के साथ मैंने Z -10 mm में ड्रिल होल किया। ठीक है,
तो इसी तरह अब ये जो मैंने ड्रिल होल किया है 10 mm आगे जाके उसी को मैं अब रोटेट करूंगा 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल पे मैं इसे रोटेट किया तो उसका सिंटेक्स है G68 हमारा कोड है रोटेटिंग का। इसके बाद XY हमारा सेंटर पॉइंट है जिस पॉइंट से हमने अपने प्रोग्राम को रोटेट करना हो। R हमारा एंगल है जो कि हमने 45 डिग्री रखा है। तो सेम वही प्रोग्राम X50 जो पीसीडी पे हमारा 50 रेडियस उसका बनता है, 50 पीसीडी पे हमने अपना होल रखा और उसी को हमने 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया। ठीक है, वही 10 mm माइनस में हमने ड्रिलिंग की और इस तरह 3 mm हमने टूल को दोबारा वापस वर्कपीस से ऊपर उठाया और G69 से हमने उससे इसको कैंसिल कर दिया। ये एक हमारा एक लूप बन गया। ठीक है, G68 से लेके G69 तक हमारा एक कोड बन गया। ठीक है, इसी तरह हमने सेम जितनी भी डिग्रीज पर जितने भी एंगल्स पर हमने होल लगाने हैं उन्हीं होल्स को हम कर देंगे। अब होल्स का मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि होल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा काउंट किया जाता है। तो जब हम उस 45 या 90 या कोई भी एंगल देते हैं तो वो हमेशा इस तरह रोटेट करेगा, माइनस में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रोटेट करेगा। तो एंगल हमेशा इस तरह हम देंगे, फिर इस तरह 45, फिर इसी तरह नेक्स्ट एंगल हम 90 पे और सेम इस फर्दर आगे हम एंगल देते जाएंगे। तो इसी तरह मैंने पूरा प्रोग्राम जनरेट कर लिया। अब हम ग्राफ में जाके अपने इस प्रोग्राम को एक दफा देख लेते हैं। मैं इस तरह ऑटो प्रेस करूंगा, ऑटो प्रेस करके मैं ग्राफ को प्रेस करूंगा। ये देखें हमारा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। मैंने 8 होल्स का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो 8 होल्स को हम एक दफा प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगा। ले जी, हमने इसने पहला होल, दूसरा, तीसरा होल किया, फिर इसी तरह ये इसने चौथा होल किया। ठीक है, इसी तरह ये 5वां होल करेगा और फिर ये छठा, ठीक है, और ये 7वां और फिर इसी तरह इसने ये 8वां होल किया। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने बगैर कोऑर्डिनेट निकाले, अगर मैं इसी तरह कोऑर्डिनेट निकालता मुझे किसी कंप्यूटर स्क्रीन की जरूरत पड़नी थी। कंप्यूटर पे जाके मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, मैं ऑटोकैड को यूज करूं, प्रो ही करूं, सॉलिडवर्क्स करूं या कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करने की मुझे जरूरत पड़नी थी, तो फिर इसके बाद मुझे मेरे कोऑर्डिनेट्स मिलने थे, तो फिर वो मैं अपने प्रोग्राम में एंटर करता जिससे मेरा होल्स का प्रोग्राम बनना था। तो मेरा बहुत ज्यादा इस कमांड की वजह से टाइम सेव हो गया। तो ये एक बहुत ही यूजफुल कमांड है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।